दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एडुकेयर में। मित्रों, देखे होंगे कि अब काफ़ी दिनों बाद, ये लगभग 20 दिन बाद जो है एक वीडियोज़ आ रहा है। और इसके जो पीछे रीज़न था कि वो टेक्निकल इशू कुछ आ गया था मेरे YouTube चैनल में, तो उसकी वजह से ये वीडियोज़ आने में जो है डिले हो गया। और ये अब जितने भी टेक्निकल इशू हैं वो सारे के सारे लगभग समाप्त हो चुके हैं और अब कंटिन्यू जाएगा जो है। और ये भी हो सकता है कि अब अल्टरनेट एक पॉलिटी और एक जियोग्राफी का जो है वीडियो आपके पास जाता रहे। तो चैनल को आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और वीडियो को अंत तक देखें और अंत में देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन, यानी कहने का सेंस है कि जो शून्यकाल है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से, ये भारत की ही देन है। हमारे यहाँ जो शून्यकाल की व्यवस्था होती क्या है कि शून्यकाल, या इसको हम बोलते हैं 0 आवर्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं 0 आवर्स। ठीक है ना, या शून्यकाल। ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये भारतीय संसदीय व्यवहार में क्या होता है कि लोकसभा में, ठीक है ना, कहाँ पे, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, ठीक है ना, प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। और जिसकी अवधि क्या होती है, 1 घंटा होती है। कितना होती है, 1 घंटा होती है। ठीक है ना। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो 0 आवर्स होता है उसकी जो अवधि होती है, यानी कितना समय होता है, तो 1 घंटा होता है। ठीक है ना। तो इसकी अधिकतम अवधि जो होती है 1 घंटा होती है। 0 आवर्स हम इसको, जिसको हम 0 आवर्स कहते हैं। और ये सामान्यतः कब से होता है, ये 12 बजे से लेके और 1 बजे की तक होता है। ठीक है ना, 1 घंटा हो गया ना, 12 बजे से लेकर और 1 बजे तक ये सामान्यतः होता है। और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है। और शून्यकाल में किसी मामले को क्या होता है, उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन 1 बजे से पहले, 10 बजे से पहले, अगर किसी भी सदस्य को, अगर उसको क्वेश्चन करना है, प्रश्न पूछना है शून्यकाल में, तो क्या करता है कि प्रतिदिन 10 बजे से पहले अध्यक्ष को सूचना देता है। किसी मामले को उठाने या न उठाने का जो अनुमति होता है, ये कौन देता है, ये अध्यक्ष करता है कि इस मामले को उठाया जाए या न उठाया जाए, आपको अनुमति दी जाए कि न दी जाए। ठीक है ना। अगर अनुमति मिलती है तो सदस्य क्या करता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में वो अपने प्रश्न को रखता है, जिसको हम शून्यकाल कहते हैं। दूसरी बात, शून्यकाल के दौरान ही तो अब ये होता है कि जो प्रश्न होता है, कितने हम जो है मामले को उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। तो लोकसभा में देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा में अधिकतम 20, ठीक है ना, 20 मामले उठाए जा सकते हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। और राज्यसभा में 7। ठीक है ना। तो एक दिन में लोकसभा में 20 मामलों को उठाया जा सकता है और राज्यसभा में 7 मामलों को उठाया जा सकता है। ठीक है ना। और इसकी सूचना 10 बजे के पहले अध्यक्ष को दी जाती है। अध्यक्ष उस पर जो है निर्णय लेता है कि आपको मामला उठाना है कि नहीं। अगर उठाना है तो फिर 12 से 1 के बीच में उठा सकते हैं, जिसको हम 0 आवर्स कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, 1 घंटा। शून्यकाल का समय कितना होता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो 20 मामले। राज्यसभा में 7 मामले। ठीक है ना। ये मेन क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, क्या है, कौन सा कथन सही है। चलिए आज बात करते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। होता क्या है कि जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 109 है, कितना, संविधान का हमारा जो अनुच्छेद 109 का सब क्लास 1 है, इसके अनुसार कहा गया है कि जो धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, कहाँ, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसे अधिकतम कितने दिनों तक, 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 14 दिन के बाद नहीं रोक सकती। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
अगर कोई धन विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक। जस्ट हमने बताया, ठीक है ना, कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ठीक है ना, तो ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जिसको हम बोलते हैं। तो जो अनुच्छेद 118, ठीक है ना, का सब क्लास 4 है, इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, स्पीकर करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में 118(3) के अनुसार 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, ठीक है ना। ये अगर उपस्थित नहीं रहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष तो लोकसभा का उपाध्यक्ष का होता है पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तब राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा और राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। यदि अगर वह भी अनुपस्थित है तब तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनके द्वारा जिसको भी नियुक्त कर दिया जाएगा वही जो है पीठासीन होगा, ठीक है। तो इसमें कई मामले आपको मिले कि अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो फिर राज्यसभा का उपसभापति नहीं रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो उपस्थित सदस्य उसको नियुक्त करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? देखिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत अच्छा मामला है, इसको मतलब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। कि भारतीय संसद में दोनों सदनों में जो प्रथम बैठक हुई थी, संयुक्त प्रथम बैठक, वो कौन सी थी? तो वो थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको पहले विस्तृत रूप से समझिए कि है क्या पूरा मामला। कि भारत में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो अनुच्छेद किसमें 108 में वर्णित है, पहले अनुच्छेद 108 में वर्णित है, ठीक है ना। और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधि, किसमें, पहले चीज़ जान लीजिए, साधारण विधि या साधारण विधेयक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। संयुक्त बैठक कब की जाती है? जब कोई साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, ठीक है ना, तब साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की जाती है। और दूसरा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक दहेज, जो पहली बैठक थी, तो लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक थी वो दहेज निरोधक विधेयक 1949, ये जो है ना दहेज विधेयक, ये कब था? 1959 को, ठीक है ना, हुई थी। नहीं सॉरी 1959 नहीं, इसको नाम दिया गया दहेज उन्मूलन विधेयक 1959। ये हुआ कब था? ये 6 और 9 मई 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 1961 को हुआ था। और इसका पूरा नाम है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में विधेयक 1959, ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये तो प्रथम बैठक थी, चलिए द्वितीय बैठक की बात करते हैं। हम द्वितीय बैठक की जो बात करते हैं तो द्वितीय बैठक हुई थी बैंक सेवा आयोग, क्या था? बैंक सेवा आयोग, ठीक है ना। बैंक सेवा आयोग का जो बिल था वो 1977 में, कब हुआ था? 1977 को पारित करने के लिए, ठीक है ना, 1977 को पारित करने के लिए 17 मई, कब? 17 मई 1978 को, ठीक है ना, ये द्वितीय बैठक हुई थी, ठीक है ना। पहली बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 द्वारा कब हुई थी? 1961 में हुई थी। दूसरा बैंक सेवा आयोग जो है 1977 का जो बिल था 17 मई 1978 में हुई थी। अब तृतीय यानी थर्ड कब हुई थी? थर्ड का जो नाम था, ठीक है ना, उसको हम नाम देते हैं आतंकवाद निरोधक विधेयक,
आतंकवाद निरोधक विधेयक, ये हुआ था आपका सन 2002 में। ये तृतीय बैठक थी, संयुक्त बैठक, ठीक है ना। प्रथम हो गई दहेज उन्मूलन वाला, तृतीय हो गई आपका बैंक सेवा आयोग द्वारा, और तीसरा हो गया आतंकवाद निरोधक विधेयक। ये 3 संयुक्त बैठक हुई हैं, ठीक है ना। चलिए 6 की बात करते हैं हम। 6 क्या है, ठीक है, कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, किस संबंध में होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। अभी हमने बताया ना, साधारण विधि या साधारण विधेयक, ठीक है ना। तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है, ठीक है, या दोनों किसी मामले पे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तब होती है, ठीक है ना। चलिए 7वां की हम बात करते हैं कि 7वां क्या है, कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। देखिए कोई भी कानूनी पटल हो, कोई भी नियम, ठीक है ना, जो कानून बनाना हो तो संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोनों में से संसद के एक पटल पर, यानी राज्यसभा या लोकसभा, किसी एक में, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी शर्त है, क्या शर्त है, कि कुछ ऐसे विधेयक हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, और बाकी कोई भी विधेयक हो वो किसी भी पटल पे रखा जा सकता है सबसे पहले। लेकिन 2 ऐसे हैं कि जो यहीं पे प्रस्तुत होंगे, जैसे धन विधेयक। अगर धन विधेयक है तो सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है ना। और दूसरा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक हो, किससे, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी जो भी विधेयक हो वो कहाँ पे होगा, वो राज्यसभा में होगा, ठीक है ना। कहाँ पे होगा, राज्यसभा में। और लोकसभा में धन विधेयक। इसके अलावा कोई भी विधेयक हो, इन दोनों में से कहीं भी पहले रखा जा सकता है, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़ के, धन विधेयक और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन संबंधी विधेयक को छोड़ के, ठीक है। चलिए 8वें की हम बात करते हैं। 8वां क्या है, कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत की संचित निधि होती है, जिससे तमाम खर्चे किए जाते हैं, जितने भी न्यायिक विभाग हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर जितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, इन लोग की तनख्वाह होती है, वो संचित निधि से ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस पर नियंत्रण किसका होता है, कहने का सेंस है। चलिए बात करते हैं। महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का नहीं, भारत के वित्त मंत्री का नहीं, मंत्री का नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। इस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, संसद का होता है, ठीक है ना। कैसे, ये संसद के नियंत्रणाधीन होता है, और संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक संसद इसकी अनुमति न दे दे, यानी सब मिला के संसद के नियंत्रण में ये होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितने भी सरकार को टैक्स से, ठीक है ना, या कामकाज से, या जितने भी संघीय प्राप्तियां होती हैं, समूचा राजस्व वो कहाँ जमा होता है। प्राप्त तो हो जाता है, जैसे आदमी ने कमा तो लेता है, लेकिन कहाँ जमा करता है, बैंक में जमा करता है। उसी तरह सरकार जो होती है, कमाने का जो साधन है वो कमा तो लेती है, लेकिन जमा कहाँ करती है, तो अपने संचित निधि, भारत की कहाँ पे, संचित निधि में सारे राजस्व जमा होते हैं। जितने भी टैक्स प्राप्त होते हैं या सरकारी कामकाज से प्राप्तियाँ होती हैं या राजस्व आता है, वो कहाँ होता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। 10 क्या है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितना, 110 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसको परिभाषित किया गया है। 109 क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 क्या है, धन विधेयक के संबंधित है। 111 क्या है, विधेयकों पर अनुमति, ठीक है ना, जितने भी विधेयक हैं उन पे अनुमति 111 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्या है, ठीक है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कौन निर्णय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष,
ठीक है ना। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बता रहा, ठीक है ना। चलिए, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं। ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। देखिए, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, वो विधान परिषद इसे कितने माह तक रोक सकता है? देखिए, धन विधेयक के अलावा पूछ रहा है। धन विधेयक अगर कोई है तो राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। लेकिन ये धन विधेयक के अलावा पूछ रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई विधेयक है तो उसको विधान परिषद कितने माह तक रोक सकती है? ठीक है ना। तो ये कितने माह तक? अधिकतम 3 माह तक, ठीक है ना। 3 माह तक विधान परिषद अपने पास रोक सकती है। क्या है कि जो अनुच्छेद 197 है, देखिए हम सारे अनुच्छेद को जरूर इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि याद रहे। एक स्टेप बाय स्टेप याद होता है और कंटिन्यू अगर आप याद करेंगे अनुच्छेद तो नहीं याद होता है। तो जब उसके मामले से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है और तब अनुच्छेद की बात होती है तो जरूर याद आ जाता है, ठीक है ना। तो धन विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई विधेयक है तो अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न यानी इसके अलावा विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 का जो सब क्लास 1 है के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, प्रथम बार, ठीक है ना, शब्द है प्रथम बार। अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो तो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता, ठीक है ना। विधेयक रखे जाने की जो तारीख होगी उस दिन से लेके और 3 महीने से अधिक तक विधान परिषद इसको नहीं रोक सकती, ठीक है ना। इसको वापस करना ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं कि 14 क्या है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान यानी जो अकाउंट सेक्शन होता है वो संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस लिए? किस लिए? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, धन निकालने के लिए, निश्चित अवधि के लिए। देखिए मैक्सिमम टाइम के लिए नहीं बात कर रहा, एक लिमिटेड टाइम के लिए बात कर रहा है। तो अकाउंट सेक्शन संघ सरकार को यह अनुमति प्रदान करता है कि कुछ दिनों के लिए भारत की संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 116 में है। 116 में क्या कहा गया है कि विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जब उसको धन की आवश्यकता होती है केंद्र सरकार को, तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से, लोकसभा को किसके लेखा अनुदान मतलब अकाउंट सेक्शन के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्रदान है। यानी कुछ दिनों के लिए अग्रिम धनराशि प्राप्त कर सकता है। कहाँ से? संचित निधि से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए 15 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। जितने भी व्यय होते हैं उसको भारतीय संसद के समक्ष किस रूप में रखा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा शब्द बहुत टेढ़ा है लेकिन जानने की कोशिश करिए क्योंकि बार बार ये पूछता है। तो प्रश्न 15 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुदान का अनुरोध। अनुच्छेद 113 का जो सब क्लास 2 है, 113 का जो सब क्लास 2 है, इसमें कहा गया है कि व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष अर्थात लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाता है और लोकसभा को शक्ति होती है, ठीक है ना, कि किसी मांग को अनुमति दे या न दे। वो मना भी कर सकता है अथवा किसी मांग को उसमें निर्दिष्ट रकम को कम भी कर सकता है। जितना डिमांड होती है, ठीक है ना, उसको व्यय यानी जैसे मान लीजिए 15 लाख की डिमांड की गई तो लोकसभा इसको कम भी कर सकता है, 14 लाख 12 लाख भी कर सकता है, ठीक है ना। यानी कम और घटा बढ़ा दोनों सकता है, ठीक है। चलिए तो ये रहा। नेक्स्ट फिर आएगा
चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।